अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्टोरी टेलर्स। हम आपकी भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करते हैं। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी या वाक़या हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। जल्दी से आयतुल कुर्सी का हिसार बांध लें और आज की खौफनाक वीडियो शुरू करते हैं। ये किस्सा एक बेहतरीन ट्रक ड्राइवर आसिम का है जो बरसों से मौत को करीब से देखता आया था। मगर उस रात ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया और आसिम की ज़िंदगी मुसीबतों में घिर गई। बलूचिस्तान का वो सफ़र, उन सुनसान रास्तों का खौफ और वो हादसा आसिम को आज भी याद है। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आसिम कहते हैं, मेरा नाम आसिम है। जो कुछ मैंने उस रात देखा और महसूस किया उसे लफ्ज़ों में बयान करना आसान नहीं। मैं पिछले 15 साल से शुमाली इलाकों की ख़तरनाक सड़कों पर सामान लेकर आ जा रहा हूँ। मैंने बर्फ़ानी तूफ़ान देखे, पहाड़ों से गिरते पत्थर देखे और मौत को कई बार बहुत करीब से महसूस किया। मगर मैं उस रात के अंधेरे को नहीं भूल पाता। मैं एक बहादुर इंसान हूँ जो छोटी मोटी चीज़ों से नहीं डरता, जिन भूत जैसी चीज़ों का इल्म रखता हूँ और यकीन भी रखता हूँ। मैं उस रात एक सन्नाटे वाले इलाके से जा रहा था। मेरा ट्रक सेबों और अखरोटों से भरा हुआ था जो मुझे एक सन्नाटे वाले इलाके में पहुंचाना था। रात बहुत गहरी थी और बर्फ़बारी भी हो रही थी। वो पहाड़ी इलाका था। जगह का नाम मैं मेंशन नहीं करूँगा किसी वजह से। मैं ट्रक स्लो चला रहा था क्योंकि सड़क काफ़ी तंग थी, या फिर ये कह लो कि बर्फ़ से हर चीज़ ढक दी थी। शाम का वक्त था और ऐसी जगहों पर रात जल्दी होती है, बस अंधेरा जल्दी होता है। दूर दूर तक कोई सवारी, गाड़ी या ट्रैफिक कुछ नज़र नहीं आ रहा था। एक चाय का होटल आया तो मैंने जल्दी चाय पी। ज़्यादा देर रुकता तो व्हील में बर्फ़ जमा हो जाती, तो फ़ौरन निकलना ही मुनासिब समझा। मैंने सोचा हुआ था जहाँ सामान उतारूंगा वहीं रात निकालूंगा। जितना मैं आगे जा रहा था उतना अंधेरा गहरा हो रहा था। बड़े बड़े दरख्तों पर बर्फ़ जमी पड़ी थी, पर जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था वैसे वैसे वो दरख्त कुछ ख़तरनाक से लग रहे थे। मैं इसलिए आपको इतना तफसील से बता रहा हूँ कि आप फील करें वहाँ के माहौल को। मेरा ट्रक मुस्तकिल चल रहा था। मैंने गाने लगा दिए कि दिल बहलता रहे। अचानक किसी ने ज़ोर से ट्रक के पीछे वाले शीशे पर पत्थर या ज़ोरदार कोई चीज़ मारी। मैं एकदम पूरा हिल गया कि चलते हुए ट्रक पर किसने मारा, और यहाँ तो दूर दूर तक कोई दुख ही नहीं रहा। मैंने खुद को तसल्ली दी कि ये सब कुछ आम बातें हैं। मैंने इससे पहले भी कई सुनसान रास्ते देखे थे, मगर मेरे दिल के किसी कोने में एक बेचैनी उभर रही थी जो हर गुजरते लम्हे के साथ गहरी होती जा रही थी। दिमाग में एक सवाल था, कौन होगा वो? रात पूरी तरह उतर चुकी थी जब मैं उस जंगली हिस्से में दाखिल हुआ जिसके बारे में मकामी लोग दिन में भी बात करते हुए डरते थे। ये सड़क दरअसल सड़क कम और पहाड़ों के बीच एक ज़ख्म ज़्यादा लगती है। एक तरफ गहरी खाइयाँ, दूसरी तरफ ऐसे दरख्त जो किसी खामोश तमाशाई की तरह खड़े थे। मैं ट्रक मुस्तकिल चला रहा था कि ऐसा लगा कि कोई ट्रक पीछे आ रहा है। उसके भागने की टाइम जो सांस फूलने की आवाज़ आती है वो आ रही थी। इसके बावजूद भी मैंने ट्रक नहीं रोका, बल्कि मैंने ट्रक की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी और गाने भी तेज़ कर दिए। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स में कुछ हरकत सी महसूस हुई। मैंने ब्रेक दबाया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। सामने सड़क पर कोई वाज़ेह चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने साए की तरह सड़क पार की हो। मैंने सोचा शायद थकान की वजह से ऐसा लगा हो और दोबारा गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन चंद मिनट बाद मुझे वाज़ेह तौर पर कदमों की आहट सुनी दी। ये आवाज़ ट्रक के बाहर से आ रही थी, जैसे कोई मेरे साथ साथ दौड़ रहा हो। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की, मगर बाहर मुकम्मल अंधेरा था। जंगल इस कदर घुना था कि हेडलाइट्स की रोशनी चंद फुट से आगे नहीं जा पा रही थी। बहुत धुंध थी। माहौल में और बेहद सर्दी थी। उसी लम्हे मुझे पहली बार शदीद खौफ महसूस हुआ। ऐसा खौफ जो दिन में भी सर्दी बनकर उतर जाता है। मैंने रफ्तार तेज़ की, मगर अजीब बात यह थी कि आवाज़ भी तेज़ हो गई, जैसे कोई जानबूझकर मेरे साथ रफ्तार मिला रहा हो। मेरा गला खुश्क हो चुका था, हाथ कांप रहे थे और दिमाग में एक ही ख्याल गूंज रहा था, यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था।
अचानक ट्रक झटके से रुक गया। इंजन बंद हो गया। मैंने कई बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं हुआ। इर्द गिर्द मुकम्मल खामोशी छा गई। अब मुझे ये फिक्र सता रही थी कि अगर व्हील में बर्फ़ जम गई तो मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा। तो मुस्तकिल कोशिश में लगा रहा। एकदम बिल्कुल खामोशी हो गई। हवा बिल्कुल रुक गई। न पत्तों की आवाज़, न किसी किस्म की कोई आवाज़, बस खामोशी। शदीद सर्दी के बावजूद मैं पसीनों में नहा रहा था। बाहर मुस्तकिल कोई हरकत कर रहा था। मैं कैबिन में बैठा सब महसूस कर रहा था। उसी वक्त मुझे वो आवाज़ सुनाई दी, एक भारी खुरदरी आवाज़, जैसे कोई बहुत दूर से मेरा नाम ले रहा हो। आसिम, आसिम। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कभी किसी को यहाँ अपना नाम नहीं बताया था। मेरे सिवाय यहाँ कोई नहीं था। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। खिड़की के बाहर हवा सर्द थी, मगर इसमें एक अजीब सी बदबू शामिल थी, जैसे गीली मिट्टी, सड़ी हुई लकड़ी और पुरानी लाशों की मिली जुली बू। हेडलाइट्स के दायरे के बाहर दरख्तों के बीच मुझे एक साया सा दिखाई दिया। उसने वहाँ से बोला, आसिम आओ। मेरी जान निकल रही। वो मुकम्मल शक्ल नहीं थी, मगर इंसानी साख्त से मुशाबा ज़रूर था। उसकी गर्दन गैर फितरी हद तक लंबी थी और जिस्म ऐसे झुका हुआ था जैसे रीढ़ की हड्डी टूटी हुई हो। मैंने आंखें झपकी, ये सोचकर कि शायद वहम है, क्योंकि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मगर जब दोबारा देखा तो वो साया और ज़्यादा करीब आ चुका था। अब मैं उसकी आंखों में देख सकता था, वो आंखें जिनमें गहराई के सिवा कुछ नहीं था। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने फ़ौरन से ट्रक का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे जिस्म ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं वहीं जम कर रह गया। वो मखलूक बोली नहीं, मगर उसकी मौजूदगी साफ बाहर खड़ी महसूस हो रही थी, जो मेरे दिमाग के अंदर घुस रही थी। वो बाहर खड़ी बार बार ट्रक पर भारी हाथों से कुछ फेंक रही थी, जिससे मेरा ट्रक हिल रहा था। मैंने फिर ट्रक चालू करने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि मुझे लगा अभी सीना फाड़ देगी, क्योंकि मुझे ये बात पता थी, मुझे बाहर निकलकर व्हील से बर्फ़ हटानी होगी और इसके लिए मुझे बाहर निकलना ज़रूरी है। ये सोच सोच कर मुझ पर खौफ तारी हो रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद बाहर खामोशी हो गई, बिल्कुल खामोशी, जैसे बाहर कुछ ना हो, बस हवा की आवाज़ और दरख्तों की सुरसुराहट, और कुछ नहीं। मैंने कुछ सुकून का सांस लिया कि शायद अब मैं बाहर जा सकता हूँ, पर मैंने सोचा और थोड़ी देर इंतज़ार करना बेहतर होगा। मैंने 5 मिनट और इंतज़ार किया। बड़ी हिम्मत जमा करके मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। बेतहाशा सर्दी थी बाहर। मैंने किसी तरह से 3 व्हील साफ़ किए। बस मैं छोटा चौथा व्हील साफ़ करने बढ़ा तो मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई। कोई वापस आ रहा था। दूर दूर तक बस बर्फ़ अंधेरा था। मेरे पास एक टॉर्च थी। मैंने देखा कि दूर कोई इंसान बर्फ़ पर उल्टा पड़ा है। मैंने सोचा शायद किसी को मदद चाहिए हो। मैं उसकी तरफ बढ़ा। जब मैंने उस पर टॉर्च मारी, उफ़ खुदा, वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो बग़ैर सर की कोई मखलूक थी जो वहाँ बर्फ़ पर पड़ी थी। और टॉर्च पड़ते ही एक हंसी की आवाज़ गूंजने लगी। मैंने वहीं टॉर्च फेंकी और पूरी ताकत से भागा। इतना भागा और वो मेरे पीछे आ रहा। मुझे पता है उसके कदमों की आवाज़ें आ रही थीं। बड़ी मुश्किलों से मैं ट्रक में बैठा, सब लॉक किया और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। बहुत ताकत लगाई कि ट्रक स्टार्ट हो जाए, और खुदा का शुक्र है उस रात ट्रक स्टार्ट हो गया था। पर वो बाहर से बार बार कुछ अपने आप को ट्रक पर मार रहा था। खौफ साफ साफ शीशे पर देख रहा था। मैंने ट्रक भगाया, बहुत भगाया। वो लोग पता नहीं कैसे इतने सारे हो गए, सब पीछे भाग रहे थे। लग रहा था जगह जगह बर्फ़ में पड़े थे वो सब पीछे आ रहे थे, जैसे मेरे खून के प्यासे थे सब। मैंने खुदा को याद किया, वो दुआएं पढ़ीं जो मुझे आती थी। मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मदद मिल जाए, पर कोई नेटवर्क कुछ नहीं था। पर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं इतना डरा था बता नहीं सकता। मैं पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। पर मैंने पीछे देखा तो कुछ नहीं दिखा, पर आवाज़ें आ रही थी। मैं ट्रक भगाता रहा। काफ़ी देर बाद मुझे खामोशी महसूस हुई, जैसे कोई है नहीं पीछे, जैसे पीछा छोड़ दिया हो।
جب آخر کار میں جنگل کے اس حصے سے باہر نکلا اور ایک چھوٹے سے گاؤں کی روشنیاں دکھائی دی، تب جا کر میری سانس بحال ہوئی۔ میں نے ٹرک روکا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا، نہ جانے کیوں۔ نیچے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا۔ مقامی لوگوں نے مجھے دیکھا تو میرے پاس آئے۔ میں کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ جب میں نے ہمت کر کے انہیں سب کچھ بتایا تو ان کے چہرے سنجیدہ ہو گئے۔ ایک بوڑھے آدمی نے بس اتنا کہا، تم خوش قسمت ہو جو واپس آ گئے۔ وہ راستہ کسی اور مخلوق کا ہے، انسانوں کا نہیں، اور وہ انسانوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ میں اس رات کے بعد دوبارہ اس سڑک پر کبھی نہیں گیا۔ میں نے شمالی علاقہ جات میں گاڑی چلانا چھوڑ دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ زخم بھر جاتے ہیں، مگر کچھ تجربات ایسے ہوتے ہیں جو بھرنے کے بجائے انسان کے اندر مستقل ڈر بن کر رہ جاتے ہیں۔ اور ہاں، وہ مخلوق ابھی بھی میرے ہر خواب میں جب بھی کبھی آتی ہے مجھے نگل لیتی ہے۔ اتنے سال ہو گئے، جب بھی خواب میں وہ نظر آتے ہیں انہوں نے مجھے زندہ واپس آنے نہیں دیا۔ یہ کہانی اپریل 2014 کی ہے۔ دوپہر کے کوئی 3 بج رہے تھے۔ دھوپ کافی تیز تھی اور سڑکیں سنسان۔ میرے امی ابو اپنی گاڑی میں گاؤں کی ایٹ لنک روڈ سے گزر رہے تھے۔ وہ سڑک اپنی خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ اپنے ایکسیڈنٹس کے لیے بدنام تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس سڑک پر کچھ ایسا ہے جو ڈرائیور کا دھیان بھٹکا دیتا ہے۔ امی کو ان باتوں کا پتہ تھا۔ وہ اکثر وہاں سے گزرتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتی تھی، لیکن اس دن بدقسمتی سے وہ اخبار پڑھنے میں اتنی مگن تھی کہ انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ وہ خطرناک موڑ کب آیا۔ ٹھیک 3:30 بجے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گاڑی ایک پرانے برگد کے درخت سے جا ٹکرائی۔ ابو کا سر سٹیئرنگ سے لگا اور خون ان کے کندھوں تک بہنے لگا، جبکہ امی وہیں بے ہوش ہو گئیں۔ ابو نے نیم بے ہوشی کی حالت میں گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح پچک چکا تھا۔ انہوں نے ٹوٹے ہوئے شیشے سے باہر ہاتھ نکال کر مدد کے لیے پکارا، لیکن وہاں سناٹا تھا اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد جب دور سے لوگوں نے دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے آئے۔ گاڑی کی حالت دیکھ کر یہی سمجھ رہے تھے کہ اندر کوئی زندہ نہیں بچا ہوگا۔ خیر، اللہ کا کرم ہوا کہ امی ابو بچ گئے، لیکن ہسپتال اور سرجریز کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حادثے کے 6 مہینے بعد جب امی ابھی بھی بیڈ ریسٹ پر تھیں کیونکہ ان کے پیلوک اور فیمر کی ہڈی میں فریکچرز تھے، ہم نے فیصلہ کیا کہ وہ گاڑی واپس گھر لے آتے ہیں۔ وہ محض لوہے کا ڈھیر تھی۔ گاؤں والوں نے اس میں سے جو کچھ نکال سکتے تھے نکال لیا تھا، لیکن ابو ڈرتے تھے کہ اس کے انجن نمبر کا کوئی غلط استعمال نہ کر لے، اور بس۔ جس دن وہ منحوس گاڑی ہمارے گیراج میں آئی، ہماری پرسکون زندگی ختم ہو گئی۔ پہلی رات میں چھوٹے کمرے کے صوفے پر بیٹھی ایک ناول پڑھ رہی تھی۔ گرمی کی وجہ سے میں نے کھڑکیاں پوری کھولی ہوئی تھیں تاکہ تھوڑی ہوا آ سکے۔ مجھے رات دیر تک جاگنے کی عادت ہے۔ اس وقت رات کے 2:45 بج رہے تھے جب اچانک گھر کی ڈور بیل بجی۔ میں چونک گئی۔ گھر والے اندر سو رہے تھے اور میں اکیلی ان کھلی کھڑکیوں کے سامنے بیٹھی تھی۔ باہر گھپ اندھیرا تھا اور سناٹا ایسا کہ اپنی سانس کی آواز سنائی دے۔ پہلے لگا شاید وہم ہے، لیکن پھر دوبارہ بیل بجی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں 5 منٹ تک صوفے پر جمی رہی۔ باہر کھڑکی سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ہمت کر کے امی کے کمرے میں گئی تو دیکھا وہ بھی جاگ رہی تھی اور حیران تھیں کہ اس وقت کون آیا ہے۔ انہوں نے بھی وہی آواز سنی تھی۔ ابو بھی جاگ گئے۔ انہوں نے جا کر پہلے کھڑکیاں بند کی اور چھوٹے کمرے میں بیٹھے کر انتظار کرنے لگے کہ شاید بیل دوبارہ بجے، لیکن پھر خاموشی رہی اور بیل نہیں بجی۔ اگلی رات ٹھیک 3 بجے پھر بیل بجی۔ اس بار پورا خاندان جاگ گیا۔ ہم نے کھڑکی کے ایک کونے سے جھانک کر دیکھا جہاں بیل کا بٹن تھا، وہاں کوئی نہیں تھا، نہ کوئی انسان، نہ سایہ، یہاں تک کہ کوئی مکھی بھی نہیں۔ پاس ہی ایک پودے کا گملہ رکھا تھا، اس کے پتے بھی بالکل ساکت تھے، جیسے ہوا بھی نہ چل رہی ہو۔ اگلے چند دن یہ ایک معمول بن گیا۔ ٹھیک 3 بجے بیل بجتی، ہم سب باہر جھانکتے، لیکن وہاں کوئی نہ ہوتا۔ ایک رات ہم سب نے طے کیا کہ آج ہم دروازے کے پاس کھڑے ہو کر انتظار کریں گے۔ بیل بجی۔ ابو نے 1 سیکنڈ کے اندر دروازہ کھولا، لیکن باہر دور دور تک کوئی پرندہ بھی نہیں تھا۔ عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا گھر میں۔ ایک رات ایک نیا واقعہ ہوا۔
मैं किचन में पानी पीने गई तो मुझे महसूस हुआ कि गैराज की तरफ से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। मैंने हिम्मत करके किचन की खिड़की से नीचे गैराज में झांका। चांद की हल्की रोशनी में मुझे ऐसा लगा जैसे गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ है। मैंने आंखें मिलकर दोबारा गौर से देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन गाड़ी का दरवाज़ा, जो हमने लाख कोशिश के बावजूद बंद नहीं किया था क्योंकि वो एक्सीडेंट की वजह से टेढ़ा हो चुका था, वो अब बिल्कुल बंद था। अगली रात ठीक 3 बजे फिर बेल बजी। इस बार पूरा ख़ानदान जाग गया। हमने खिड़की के एक कोने से झांक कर देखा जहाँ बेल का बटन था। खौफ तब बढ़ गया जब एक रात हमारी छत पर रखी पानी की टिंकी, जो काफ़ी वज़नी थी, इतनी कि एक अकेला बंदा उसे उठा ना सके, वो बग़ैर किसी वजह के उखड़ कर नीचे गिरी और टूट गई। हम सब इन वाक़यात से तंग आ गए थे। अब्बू भी परेशान रहने लगे थे और अम्मी की तबीयत मज़ीद गिरने लगी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई हर वक्त उनके बेड के पास खड़ा उन्हें देख रहा है। एक रात जब बेल दोबारा बजी तो अम्मी ने गुस्से और डर में चीख कर कहा, जो कोई भी है हमें सुकून से रहने दो। तो जवाब में बेल लगातार बजने लगी, जैसे कोई बाहर खड़ा पागलपन और गुस्से में बटन बार बार दबा रहा हो। हम लोगों के डर की इंतहा ना रही। अब्बू ने मजबूरन बेल का कनेक्शन ही काट दिया। आखिरकार हमने समझ लिया कि इस गाड़ी के साथ कुछ ऐसा आया है जो हमें तंग कर रहा है। अब्बू ने फैसला किया कि अब इस लोहे के ढेर को घर में रखना मुनासिब नहीं है। उन्होंने एक कबाड़िए को बुलाया और उसे वो गाड़ी बेच दी, लेकिन घर में अभी भी अजीब सी बेचैनी थी। अब्बू ने वहाँ के एक बुज़ुर्ग आलिम को घर पर बुलाया। उन्होंने घर का मुआयना किया और बताया कि बड़े हादसों के वक्त बाज़ औक़ात मनफी क़ुव्वतें, नेगेटिव एनर्जीज़ इस जगह से जुड़ जाती हैं, और जिस दरख्त से आपकी गाड़ी टकराई थी वहाँ कोई साया उस वक्त मौजूद था जो अब आप लोगों को तंग कर रहा है। उन्होंने हमें 3 दिन तक घर में सूरह बकरा की तिलावत बुलंद आवाज़ में करने को कहा और सदका देने का कहा। हमने ऐसा ही किया। साथ में उन बुज़ुर्ग ने 3 दिन तक हमारे घर में दम भी किया। तब जाके आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर में एक सुकून उतर आया। वो खौफ और भारीपन ख़त्म हो गया। अम्मी, जो महीनों से ठीक से सो नहीं सकी थी, इस रात बहुत पुरसुकून नींद सोईं। अब इस बात को बरसों गुजर चुके हैं। हमने वो एरिया छोड़ दिया और अब हम एक नए इलाके में रहते हैं। अम्मी अबू अब बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आज भी जब हम किसी सुनसान सड़क से गुजरते हैं तो हमारी ज़ुबान पर दुआ होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हॉरर स्टोरीज़। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली कहानी किस मौजू पर सुनना चाहते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।